मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैंने इस चैनल पर 3-4 जो पिछले वीडियोस आपको बताए हैं उसमें कोर्ट की प्रक्रिया के संबंध में मैंने जानकारी दी है, चाहे वो सिविल मामला हो, क्रिमिनल मामला हो, किस प्रकार की प्रक्रिया न्यायालय के समक्ष अपनाई जाती है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से संबंधित है तथा जो जुडिशरी एग्जामिनेशन की बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, एडवोकेट्स के लिए, जज के लिए या जो भी न्यायालय से संबंधित कार्यप्रणाली को जानना चाहते हैं, फैसले से संबंधित है, जिसमें निर्णय के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं और निर्णय लेखन के समय इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जजमेंट राइटिंग। मैंने अलग से भी सिविल और क्रिमिनल की वीडियो इस चैनल पर डाले हुए हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो निर्णय लेखन के कौन कौन से ऐसे आवश्यक तत्व हैं जिसमें एक फैसला लिखने में न्यायाधीश उन बातों को काफ़ी ध्यान उसको रखना होता है और एक न्यायालय को विनिश्चय, चाहे वो सिविल का हो या क्रिमिनल केस का हो या राजस्व मामले का हो, किन बातों का ध्यान रखने के बाद एक अच्छा फैसला वो लिख पाते हैं। धारा 2 कोष्टक में 9 के अंतर्गत ये निर्णय क्या है इस बारे में व्याख्या दी गई है। ये न्यायालय का एक निर्णय लेखन जो कि अनुभवी और व्यावहारिक विशेष ज्ञान पर निर्भर रहता है। प्रत्येक न्यायाधीश का आदेश, निर्णय या डिक्री हो सकती है। अब थोड़ा सा फर्क है। निर्णय जो होता है वो फाइनली किसी भी मामले में जब न्यायाधीश आने वाली साक्ष्य जो कि इश्यूज पर आधारित है सिविल मामले में, उस पर मार्शलिंग करने के बाद किस कंक्लूजन पर पहुंचे और क्या निर्णय दिया। आदेश छोटे छोटे मिसलेनियस एप्लीकेशंस पर भी कई तरह के बीच में आवेदन, जैसे संशोधन का आवेदन हुआ 6-17 का आ गया, कोई पार्टीज बनाने का आवेदन हो गया, कोई इश्यूज पर 14-5 कोई इश्यू रह गया उस पर। तो इन पर उभय पक्ष को सुनने के बाद जो बीच में आदेश न्यायालय के द्वारा पारित किए जाते हैं, इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स होते हैं, वो आदेश कहलाते हैं। जबकि डिक्री जब निर्णय पारित हो जाता है सिविल कोर्ट का, जो फाइनली विनिश्चय होता है, उसके बाद निर्णय के बाद डिक्री पास होती है। डिक्री प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी हो सकती है। विचारण के उपरांत न्यायाधीश का जो अंतिम विनिश्चय होता है और पक्षकारों के जो विवाद के संबंध में होता है वो तो निर्णय कहलाता है और निर्णय के बाद डिक्री होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और आदेश जो बीच में ट्रायल के दौरान कोई भी आवेदन पत्र किसी भी पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा लगाया जाता है, दोनों पक्षों को उसकी सुनवाई का अवसर दिया जाता है विपक्षी को, और सुनने के बाद न्यायालय विधि के अनुसार उन मिसलेनियस आवेदन पत्र जो भी बीच में आते हैं उन पर जो आदेश पारित करते हैं वो ऑर्डर कहलाता है। तो डिक्री अंतिम हो सकती है, प्राइमरी भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई न्यायालय के समक्ष विभाजन या पार्टीशन का मामला किसी पक्षकार के द्वारा लगाया गया, तो प्राइमरी डिक्री वो होगी जो पक्षकारों के शेयर को कितना उनके बंटवारे में आएगा उसके संबंध में होगी। जैसे मान लीजिए न्यायालय द्वारा आदेश 26 नियम 4 सीपीसी के तहत स्पॉट पर जाकर बंटवारे के लिए किसी कमिश्नर एडवोकेट साहब की नियुक्ति की, उसने मौके पर जाकर पूरा अपना मौका मुआयना करके कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस आधार पर जो डिक्री पारित होगी वो फाइनल डिक्री के रूप में होगी, जिसमें कौन से पक्षकार को कितना हिस्सा उसके शेयर का मिलेगा इस बारे में विनिश्चय न्यायालय का रहेगा। एक अच्छा निर्णय लिखने के लिए मैं ये आपको बतलाता हूँ कि किन किन बातों का, पक्षकारों का पहले तो विवाद क्या है, उसमें दोनों पक्षकारों की किस प्रकार से साक्ष्य आई, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह को पढ़ा जाएगा, फिर उसकी मार्शलिंग न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस किया जाएगा, छानबीन एक तथ्य के ऊपर किस पक्षकार ने क्या कहा है, क्रॉस में वो टूटा तो नहीं है। इन सब बातों का ध्यान रखने के बाद निर्णय लेखन आता है। निर्णय लेखन शब्द निर्णय प्लस लेखन से बना है और निर्णय शब्द में दोनों शब्द हैं, निर्णय और लेखन। एक अच्छा निर्णय लिखने के लिए न्यायाधीश को इसकी विशेष योग्यता होना आवश्यक है। मैं स्वयं न्यायाधीश रहा हूं और अपने अनुभव के आधार पर यह आपको बता रहा हूं। धारा 20 कोष्टक में 4 मतलब आदेश 20 नियम 4 में निर्णय को सीपीसी में 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पक्षकार के विवादों का वर्णन शुरू में आएगा, उसके बाद पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं इश्यूज सिविल केस में, क्रिमिनल केसेस में चार्जेस वगैरह लगते हैं
और डिसीजन दे रहा हूँ, उसके आधार पर जो भी निर्णय दिया जा रहा है। और ग्राउंड्स ऑफ डिसीजन, निर्णय के कौन कौन से ऐसे आधार हैं, तो ये 4 चीजें किसी भी अच्छे निर्णय में होनी आवश्यक है। निर्णय का पहला भाग डिटेल में लिखा जाएगा, जिसमें पक्षकारों के प्रकरण को लिखा जाता है, एक्सप्लेन करना होता है। माननीय हाईकोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो कि वरिष्ठ न्यायालय हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो वो फैक्ट्स को थोड़ा लंबा और बड़ा लिखते हैं, जिसमें क्या किस पक्षकार की ओर से आर्गुमेंट आया, उसके सपोर्ट में उसने क्या पेश किया। स्टूडेंट्स के को जो एग्जामिनेशन, जुडिशियल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों पक्षों के बारे में निर्णय लिखने के लिए कई बार आता है मेंस वगैरह में, चाहे वो सिविल जज का एग्जामिनेशन हो या हायर जुडिशियल एग्जामिनेशन हो। तो इसकी तैयारी करने वालों के लिए एक ड्राफ्ट के रूप में भी कुछ बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, उन्हें लिया जा सकता है। और न्यायालय को ये देखना होता है कि किस बिंदु पर उन्हें फैसला देना है, तो ये ड्राफ्ट वगैरह देखकर बच्चे अपनी स्टडी के लिए नोट्स वगैरह बना सकते हैं, जिसमें ये पता लगाना होता है कि पक्षकारों को कौन से उनके तथ्य थे, वादी प्रतिवादी को किस तथ्यों को प्रमाणित करना होता है। फैक्ट्स शुरू में लिखे जाते हैं और ओन्स ऑफ प्रूफ, पहले वादी ने जैसे कोई मामले में साक्ष्य ला दी तो प्रतिवादी को उसको खंडित करना पड़ता है। तो इस ओनर्स ऑफ प्रूफ बदलता रहता है, शिफ्ट होता रहता है एक दूसरे में। ये बर्डन ऑफ प्रूफ एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 101 से आप कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे, उसमें ये सारी सबूत का भार और सिद्धि का भार वगैरह बतलाया गया। निर्णय लिखने का जहां तक प्रश्न है, इस बारे में किसी भी विद्यार्थी के लिए जुडिशियल सर्विसेज में जो जाना चाहते हैं, राइटिंग ऑफ जजमेंट इज एन एसेंशियल पार्ट, और मैंने इस पर 2-3-4 वीडियो भी बनाए हुए हैं, जिसमें सिविल का, क्रिमिनल का जजमेंट इश्यूज के बारे में, एप्रिसिएशन, मार्शलिंग एविडेंस के बारे में मैंने बतलाया है। तो इस प्रकार किस कानून के संबंध में विवाद है, इसकी जानकारी उस स्टूडेंट को या अधिवक्ता को या जज को होना आवश्यक है। यदि एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का उदाहरण के तौर पर मैं मामला लेता हूं, तो इसमें सेक्शन 12 और सेक्शन 23 एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट की जानकारी आवश्यक है, जिसमें बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के आधार पर किस आधार पर दावा प्रतिवादी ने वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध लाया गया है, नोटिस के 2 माह के अंदर उसे प्रस्तुत करना होगा। अगर वो पैसा जमा कर देता है तो इस संबंध में भी इस अधिनियम में प्रावधान दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जब दोनों पक्षों की एविडेंस हो जाती है, इसका प्रोसीजर बताया गया है। राइटिंग ऑफ द जजमेंट में सिविल कोर्ट एक्ट की भी उसे जानकारी होना चाहिए, कोर्ट फीस आदि की, लॉ ऑफ एविडेंस की भी जानकारी रहना चाहिए, सीपीसी की बेसिक जानकारी रहना चाहिए। तो इस प्रकार किसी भी विवाद का निराकरण करते समय तथा निर्णय लिखते समय इन सब चीज़ों की, सीपीसी, एविडेंस, कोर्ट फीस एक्ट, वैल्यूएशन वगैरह क्या है, इन सब की उसको बेसिक जानकारी होना चाहिए। तभी वो निर्णय के आवश्यक तत्वों को समावेशित करते हुए कुल मिलाकर पक्षकार के विवादों का वर्णन, पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन, डिसीजन देयर ऑफ, इश्यूज सही बनने चाहिए तथा ग्राउंड्स ऑफ डिसीजन लिखते हुए कुल मिलाकर एक अच्छा निर्णय पारित कर सकता है। और वो उसका दिया गया निर्णय चाहे सिविल मामले का हो या आपराधिक मामले का हो, आपराधिक मामले पर भी मैंने अलग से निर्णय किस तरह लिखा जाएगा वीडियो बनाया हुआ है। इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, धारा 2(9) के अंतर्गत ये परिभाषित किया गया है निर्णय क्या होता है। इस संबंध में कुप्पा स्वामी वर्सेस किम का मामला तथा शंभू बनाम राज्य का एवं बी सुंदरम रेड्डी वर्सेस राज्य का मामला था। इनमें भी ये कहा गया कि ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो भी न्यायालय लिखता है, किसी भी दांडिक हो या उनका न्यायालय का विनिश्चय होता है, और जिसमें विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव न्यायाधीश को होना आवश्यक है। तो इसको अनुभव का लाभ आप लेते हुए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल चूँकि स्टूडेंट्स के द्वारा तो शुरू में जब वो पढ़ते हैं इस तरह का कोई काम कोर्ट का किया नहीं होता है, और इस कारण उसे न्यायालय में ले जाकर कई बार मूट कोर्ट्स वगैरह दिखाई जाती है, कोर्ट के प्रैक्टिकल को बतलाया जाता है। तो आप एक अच्छा निर्णय लिखने के लिए मेरे ये 4-5 वीडियो जो इस चैनल पर उपलब्ध हैं, कृपया उन्हें पॉज करें, हेडफोन का यूज़ करें, बार बार सुनें, और एक अच्छे न्यायाधीश की तरह आप एक सिविल मामले या क्रिमिनल मामले में फैसला, जो निर्णय के आवश्यक तत्व हैं, उनका लाभ लेते हुए एक अच्छे फैसले को लिख सकते हैं। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों दोस्तों को लाइक शेयर अवश्य करें। और इस वीडियो में
बस आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।